नमस्कार। पूर्वी भारत में छोटा नागपुर के जंगलों में संथाल लोग रहते हैं। इन लोगों का इतिहास बड़ा ही पुराना है और संस्कृति समृद्ध है, जिनकी परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही है। संथाल इस जमीन के निवासी मात्र नहीं है, वो इस मिट्टी से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका जीवन निर्वाह कृषि के इर्द गिर्द घूमता है और ये लोग जमीन की उर्वरता को बचाए रखने के लिए झूम खेती करते थे, इसे अंग्रेजी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। जंगल केवल इन्हें जीविका ही नहीं बल्कि औषधीय पौधे, औजार बनाने के लिए माल और अन्य भोजन की सामग्री भी प्राप्त कराते थे। इन लोगों का सामाजिक ढांचा भी अच्छी तरीके से परिभाषित था, जिसमें गांव के मुखिया और बुजुर्गों की सभा होती थी जो सामाजिक व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित करती थी। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद इस क्षेत्र की शांति पर जैसे ग्रहण सा लग गया। अंग्रेजों ने नई नीतियां लागू की, जिनके कारण संथालों की जीवन शैली पर असर पड़ा। एक बड़ा बदलाव था 1793 का स्थायी जमीन बंदोबस्त कानून। इसने जमीन राजस्व जमादानी की एक नई सिस्टम को जन्म दिया, जिसके कारण स्थानीय निवासी संथालों को जमीन पर मालिकाना हक गंवाना पड़ा और कर देने को मजबूर भी किया गया। इन्हीं सभी कारणों ने जन्म दिया एक ऐसे विद्रोह को जिसने अंग्रेजी व्यवस्था को हिला कर रख दिया था। आइए इस वीडियो में बात करते हैं संथाल विद्रोह की। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1793 में अंग्रेजी कंपनी द्वारा शुरू किया गया स्थायी जमीन बंदोबस्त कानून बंगाल में कर संग्रह को सुचारू रूप से चलाने के लिए था। यह कानून लॉर्ड कॉर्नवालिस के दिमाग की उपज थी। कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड में मौजूदा सिस्टम के समान एक सिस्टम भारत के हिस्से में लागू कर दिया और यह कानून संथालों की प्रथाओं, उनकी जीवन शैली को चुनौती देता था। स्थायी बंदोबस्त कानून के तहत स्थायी जमीन राजस्व की दर स्थापित कर दी गई। अंग्रेजों ने इन करों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी स्थानीय शासकों और सरदारों को दे दी, जिन्हें जमींदार कहा जाता है। इस प्रणाली के तहत कर का 10/11 भाग अंग्रेजी सरकार को दिया जाता था और तो और जमींदारों को अपने क्षेत्र में कर वसूली के लिए कुछ भी करने का अधिकार दे दिया गया था। इस कानून का विपरीत असर पड़ा संथालों पर। उनकी जीवन शैली को मौलिक रूप से बाधित कर दिया गया। पारंपरिक रूप से वो खेती के स्थान को बदलकर खेती करते थे ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। निश्चित जमीन स्वामित्व की अवधारणा उनके लिए विदेशी थी। इसके अलावा जमींदार अक्सर कर संग्रह करते वक्त व्यक्तिगत लाभ में रुचि रखते थे, इसलिए संथालों को अत्यधिक कर भुगतान करना पड़ता था। इस कानून ने संथालों को अपनी पैतृक जमीन से भी बेदखल कर दिया था। जमीन पर मालिकाना हक जाहिर करने के नाते सर्वे किए जाते थे जो त्रुटिपूर्ण होते थे और इसके कारण संथाल, जो कई पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे थे, अब महज किराएदार की तरह बनकर रह गए थे। इसके कारण उनकी आजीविका पर असर पड़ा। उन्हें अत्यधिक कर चुकाना पड़ता था। स्टडीज बताती हैं कि स्थायी बंदोबस्त कानून लागू होने के 7 साल बाद ही, मतलब 1800 तक ही, जमींदारों ने संथालों की आधे से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया था। संथाल विद्रोह का एक और कारण था साहूकारों और जमींदारों का उदय। अंग्रेजों ने नकदी फसलों को बढ़ावा दिया और इसकी खेती करवाने के लिए जमींदारों को जिम्मेदारी दे दी गई। संथाल, जो जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे, दुविधा में पड़ गए थे। नकदी फसलों में नील की खेती का चलन था, क्योंकि नील यूरोप में एक महत्वपूर्ण संसाधन था। संथालों के पास इसकी खेती के लिए पूंजी नहीं थी। इस कारण उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था। ये साहूकार अत्यधिक ब्याज वसूलते थे, जो अक्सर सालाना 50% से भी ज्यादा होता था। कम या निश्चित फसल कीमतों के कारण कई संथाल खुद को ऋण के जाल में फंसे पाते थे। जमीन और स्वतंत्रता का नुकसान, जीवन शैली को चुनौती, और तो और जब संथाल परिवार ऋण चुकाने में परेशान होते थे तब साहूकार उनकी जमीन को जब्त कर लेते थे और उन्हें ऋण चुकाने के लिए बंधुआ मजदूरी करवाते थे। इससे कई संथालों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी छिन गई। इन साहूकारों ने संथालों से सब कुछ छीन लिया और उन्हें गरीबी के चक्र में ढकेल दिया। इस आर्थिक शोषण ने, जमीन के नुकसान ने और उनके जीवन के तरीके में हस्तक्षेप, इन सभी कारणों ने विद्रोह की चिंगारी को हवा देकर आग में बदलने का काम किया।
संथाल एक स्वशासित जनजाति थी और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नए कानून ने उनकी स्वशासन प्रणाली को हताहत किया। नए कानून के वजह से संथालों की पारंपरिक ग्राम परिषदों में बदलाव आया, जिससे उनकी सामाजिक व्यवस्था और निर्णय लेने की शक्ति को ठेस पहुंचा। स्थायी बंदोबस्त कानून ने संथालों की जमीन स्वामित्व की सामुदायिक प्रथाओं को कमजोर कर दिया। उनकी परंपरा और सामाजिक स्थिरता के लिए जमीन का साझा उपयोग और झूम खेती पर निर्भर थी। साहूकारों और जमींदारों ने संथालों के लिए आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न की थी, जिनके कारण कई परिवारों को बुनियादी जरूरतों और पारंपरिक सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। हालांकि विद्रोह केवल परंपराओं को खत्म करने से प्रेरित नहीं था, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन नीतियों ने संथाल समाज की नींव को कमजोर कर दिया था और ये भी एक कारण बना विद्रोह का। दशकों से चल रहे उत्पीड़न और असंतोष ने आखिरकार 1855 में उबलकर हूल विद्रोह का रूप ले लिया। इसे ही संथाल विद्रोह कहते हैं। हूल विद्रोह को संथाली भाषा में महान उथल पुथल कहते हैं। इस विद्रोह में कई नाम शामिल हैं, मगर सबसे ज्यादा सिद्धो और कानो मुर्मू को श्रेय दिया जाता है। सिद्धो और कानो मुर्मू संथालों के महान नेता बनकर उभरे। ये दोनों अव्वल दर्जे के तीरंदाज थे और योद्धा भी। गांव में बैठकों और जोशीले भाषणों की मदद से उन्होंने संथालों को एकजुट खड़ा किया। उनके साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मुर्मू भाइयों ने जमींदारों और साहूकारों द्वारा किए जा रहे शोषण को उजागर किया। पैतृक जमीन के नुकसान और कर्ज के बोझ को उजागर किया। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए और अपनी जीवन शैली को पुनः प्राप्त करने के लिए संथालों से आग्रह किया। उन्होंने ही संथालों को बदलाव का रास्ता दिखाया। लेकिन संथाल आखिर सिद्धो और कानो मुर्मू की बात क्यों मान रहे थे? ऐसा माना जाता है कि मुर्मू भाइयों को ठाकुर जी ने संथालों का नेतृत्व करने के लिए कहा था। ठाकुर जी एक देवता है जो संथालों को आपस में खुश देखना चाहते थे। चाहे केवल मुर्मू भाइयों के संदेश से या फिर ठाकुर जी की बात मानकर, संथालों ने मन बना लिया था कि अब बस बहुत हुआ। अब उन्हें उठकर खड़ा होना ही पड़ेगा अपने अधिकार, अपनी जीवन शैली को वापस पाने के लिए। विद्रोह के चरम पर अंग्रेजों और संथालों का टकराव हुआ। अंग्रेजों की सेना का सामना पारंपरिक तरीकों से नहीं किया जा सकता था। ये बात संथाल जानते थे, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की नीति बनाई। इलाके में अपने ज्ञान और अपने पारंपरिक कौशल का उपयोग करके अंग्रेजों को अधिकतम नुकसान पहुंचाया गया। संथाल कुशल तीरंदाज और लड़ाके थे। वे अपनी मातृभूमि के घने जंगलों को अच्छी तरीके से जानते थे, जिससे वे आश्चर्यजनक तरीके से हमले कर सकते थे और जवाबी कार्रवाई से पहले ही जंगल में छुप जाते थे। संथालों ने हिट एंड रन की रणनीति अपनाई थी। ब्रिटिश चौकियों, संचार लाइनों और आपूर्ति काफिलों को अपना निशाना बनाया। इन तेज और अप्रत्याशित हमलों ने अंग्रेज सैनिकों को डरा दिया था। अनुमान है कि विद्रोह की शुरुआत में संथालों ने अंग्रेजों को 2 से 3 सैनिक प्रतिदिन की दर से मार गिराया था। ये युद्ध नीतियां काफी कारगर साबित हुई। बड़े पैमाने पर लड़ाई के अनुभव के बावजूद इस तरह की युद्ध नीति अंग्रेजों ने पहली बार देखी थी और इससे निपटने के लिए उन्हें बहुत समय लग गया और काफी संसाधन भी खर्च हुए। इससे सेना का आत्मविश्वास भी घटने लगा। ये नीति कुछ समय तक बहुत प्रभावी थी, मगर समय के साथ अंग्रेजों ने बेहतर गोलीबारी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और संथाल हार गए। भागना कुड़िया की लड़ाई का अहम भाग रहा संथाल विद्रोह में। इसी लड़ाई के बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया था। 1855 के फरवरी माह में अंग्रेज सेना और संथालों के बीच मुठभेड़ हुई भागना कुड़िया नामक गांव में। इस मुठभेड़ में अंग्रेजों ने संथालों पर निर्णायक प्रहार किया। संथालों का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों ने लगभग 1500 सैनिकों की टुकड़ी भेजी। संथालों ने अंग्रेजों की बेहतर गोलीबारी का जवाब तीर कमान, भाले और कुल्हाड़ियों से देने का भरपूर प्रयास भी किया, मगर तकनीकी पुरानी होने के कारण संथाल बुरी तरह से हार गए। युद्ध के बीच सिद्धो और कानो मुर्मू, जो संथालों का नेतृत्व कर रहे थे, की मौत हो गई और यह संथालों की हार का बड़ा कारण बना। मुर्मू बंधुओं की मृत्यु के पश्चात नेतृत्व की कमी के कारण संथाली सेना तितर बितर हो गई और इस लड़ाई में यही निर्णायक साबित हुआ। आइए बात करते हैं विद्रोह के प्रभाव और परिणामों के बारे में। संथाल विद्रोह एक विस्तृत संघर्ष था, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन की भारी क्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 5000 से 10,000 संथाल इसमें हताहत हुए थे।
भगना कुड़िया में जान का नुकसान तो हुआ ही था, मगर अनगिनत लोग भुखमरी और बीमारियों के कारण भी मारे गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्रोह ने पारंपरिक खाद्य और वितरण प्रणाली को भी बाधित कर दिया था। इस संघर्ष में लगभग 1000 अंग्रेज सैनिक भी मारे गए थे। संथालों को सजा देने के लिए और भविष्य के विद्रोहों से हतोत्साहित करने के लिए उन्हें उनकी पैतृक जमीन से हटा दिया गया था। इसने अन्याय को जन्म दिया और संथाल अंग्रेजों को घृणा की भावना से देखने लगे। विस्थापन ने सामाजिक और आर्थिक ढंग से भी संथालों को प्रभावित किया था। संथाल परगना काश्तकारी कानून, जिसे एसपीटी एक्ट कहते हैं, यह कानून अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था जमीन स्वामित्व को विनियमित करना और संथालों को जमींदारों द्वारा शोषण से बचाना। इस नियम को लागू करने में देरी हुई और इसमें खामियां भी थी, तो जमींदारों ने नियमों को दरकिनार करने के तरीके खोज लिए थे। यह कानून लाया तो गया था समाज कल्याण के लिए, मगर इसका भी इस्तेमाल उल्टे ढंग से हुआ। अपने अंतिम दमन के बावजूद संथाल विद्रोह ने आगामी समय में भारत में होने वाले अन्य आदिवासी विद्रोहों के लिए प्रेरणा का काम किया था। विद्रोह ने जमीन अधिकारों, आत्मनिर्णय और अधिक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए लड़ाई के महत्व को उजागर किया। इस विद्रोह ने दिखाया कि अंग्रेज अपनी औपनिवेशिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेजों ने विद्रोह में अंधाधुंध बल का प्रयोग किया था। इसमें गांवों को जलाना, निर्दोष नागरिकों की सामूहिक गिरफ्तारी भी शामिल थी। इन अत्याचारों ने ब्रिटिश राज्य की क्रूर नीतियों को उजागर किया और औपनिवेशिक पाखंड को उजागर किया। संथाल विद्रोह हालांकि अपने तात्कालिक लक्ष्यों को पाने में असफल रहा, लेकिन अन्याय के सामने प्रतिरोध करने की मानवीय भावना का क्षमता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। संथाल, जो अपनी जमीन और जीवन शैली से गहराई से जुड़े थे, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े हुए जिसने उनके पहचान को नष्ट करने की धमकी दी थी। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथालों के जीवन और विस्थापन का विनाशकारी नुकसान हुआ, लेकिन इसने प्रतिरोध की एक ऐसी आग भी लगाई जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। न्याय के लिए उनकी लड़ाई औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे अन्य समुदायों के लिए आशा की किरण बन गई। संथालों की कहानी सिर्फ हार की नहीं है, बल्कि अटूट साहस की भी है। संथाल विद्रोह यह दर्शाता है कि न्याय की लड़ाई, भले ही लंबी और निराशाजनक क्यों ना हो, एक लड़ने लायक लड़ाई है। यह उस मानवीय भावना का प्रमाण है जो स्वतंत्रता के लिए तरसती रहती है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।